वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम करेंगे मैराथन सीरीज़। ये मैराथन सीरीज़ हमारी होगी बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। हमारा कंपलसरी पेपर है ये इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसको हिंदी में समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो समावेशी शिक्षा के लिए हम ये मैराथन सीरीज़ को डेडिकेट करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। तो इसमें देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या अवधारणा मानी गई है। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है जिसमें सामान्य विद्यालयों में भी बाधित के साथ साथ ही सामान्य बालकों को एक साथ जो है शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा में ऐसे सामान्य विद्यालयों को शामिल किया जाता है जिसमें सामान्य बालक, उच्च स्तर के बालक और बाधित बालक भी शामिल होते हैं और वो एक साथ जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग से ये विशेष महत्व है। तो समावेशी शिक्षा आधुनिक युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर मतभेद रहे हैं। विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालय में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य बालकों में पढ़ाया जाए। अंततः यह निर्णय लिया गया कि जहाँ तक संभव हो सके विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों में पढ़ाया जाए ताकि उनमें हीन भावना ना आए और मुख्य मुख्य धारा से अलग ना हो। तो इस तरह से कई शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा है कि कुछ मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों का मानना था कि विशिष्ट बालकों को हमेशा विशिष्ट शिक्षा और विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षा शास्त्री और कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनका ये मानना था कि विशिष्ट और सामान्य और दृष्टिबाधित बच्चे हों या किसी भी तरह से बाधित बच्चे हों, उन सबको एक ही विद्यालय में समान रूप से समान शिक्षा जो है देनी चाहिए, जिससे कि उनमें किसी भी तरह की हीनता की भावना ना आए। अब हम समझेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ जान लेते हैं। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा का अर्थ माना गया कि सामान्य और विशिष्ट बालक किसी भी तरह के भेदभाव के बिना एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सके, उन्हें सामान्य अवसर दिए जाए, उन्हें सामान्य व्यवस्था दी जाए। तो इसी को समावेशी शिक्षा कहा गया। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा हम देखेंगे, इसमें स्टीफन एवं ब्लैकहर्ट के अनुसार परिभाषा दी गई है। तो इन्होंने बताया है समावेशी शिक्षा के लिए कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षा व्यवस्था करना है। तो शिक्षा की मुख्य धारा जो मानी जाती है उसका अर्थ हो जाता है कि बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षा व्यवस्था करना और समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित होने चाहिए, जो व्यक्तिगत योजनाओं के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। तो व्यक्तिगत योजनाओं के द्वारा उपयुक्त जो भी सामाजिक मानवीकरण हो और अधिगम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई समावेशी शिक्षा के लिए यार्सिल के अनुसार ये डेफिनेशन थी। तो इसमें उन्होंने बताया कि समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक एवं आर्थिक विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। तो यार्शल के अनुसार बताया गया कि समावेशी शिक्षा जो है उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, शिक्षा, चिंता का स्तर, सामाजिक एवं आर्थिक विकलांगता, व्यवहार और धर्म। तो ये सब से संबंधित होती है समावेशी शिक्षा। इसके बाद कुछ अन्य शिक्षा शास्त्रियों ने भी एक डेफिनेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया कि
समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के लिए आयाम खुलती है। तो इस तरह से कई सारे शिक्षा शास्त्रियों का मानना था कि समावेशी शिक्षा सिर्फ अधिगम के लिए ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के लिए आयाम खोलती है। इसके बाद बताया जाएगा समावेशी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं थी जिसमें पहली विशेषता आ जाती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक, सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो समावेशी शिक्षा में ऐसी व्यवस्था रखी गई जिसमें शारीरिक रूप से कोई भी बाधित बालक हो, विशिष्ट बालक हो, सामान्य बालक हो, सबको एक साथ शिक्षा दी जाती थी और उनको जो है सहायता मिलती थी बाकी बच्चों से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इसमें विशेषता, समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। तो समावेशी शिक्षा को विशेष शिक्षा का विकास नहीं माना गया बल्कि उससे पूरक माना गया। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश कराया जा सकता है, किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष शिक्षण संस्थानों में संप्रेषण गुण एवं अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी शिक्षा से इनका प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद थर्ड विशेषता पे आते हैं जिसमें बताया गया कि समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का एक प्रारूप तैयार किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा में ऐसा जो है शिक्षा का प्रारूप तैयार करते हैं जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और वह समाज के सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सकें। तो समावेशी शिक्षा ऐसी फैसिलिटीज़ देती है, ऐसी सुविधाएं देती है जिससे कि हर एक बालक समाज के सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सके। इसीलिए ऐसे शिक्षा संस्थानों में नियमों में छूट दी जाती है और प्रतिभाशाली वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि विशेषता लिए हुए बालक बहुत कम समय में ही अपने आप को सामान्य बालकों के साथ समायोजित कर लेते हैं। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे शिक्षा संस्थान में जब बच्चे रहते हैं, उनको नियमों की थोड़ी छूट दे दी जाती है, तब वो ऐसे वातावरण में जो है अपने आप को सामान्य बालक व विशिष्ट बालक के साथ में जोड़ पाते हैं, समायोजित कर पाते हैं। इसके बाद चौथी विशेषता आ जाती है कि समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट एवं सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण तो और संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। तो समावेशी शिक्षा के द्वारा ही समाज के विशिष्ट और सामान्य बालकों के बीच में एक स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण संबंधित हुआ है और संबंधित उनमें जीवन के स्तर को जो है सहायता प्रदान की गई है। इससे समाज के स्तर में बढ़ावा हुआ है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे तो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित सभी प्रकार के बच्चों के लिए हो सकती है या ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षक की बात करता है जो इससे प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो समावेशी शिक्षा में वो सारे बालक आ जाते हैं जो इससे कि लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन करने हेतु अग्रसर करना है। जैसे कि शारीरिक रूप से बाधित बच्चे इसी में आ जाएंगे समावेशी शिक्षा में। इसके बाद मानसिक रूप से बाधित बच्चे इसी में आते हैं। देन थर्ड आ जाएगा इसमें सामाजिक रूप से बाधित या विचलित बालक और चौथे नंबर पे आ जाते हैं शैक्षिक रूप से बाधित बालक। अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के लाभ क्या क्या हैं। तो समावेशी शिक्षा का लाभ हो जाता है कि इसके कारण ही
अक्षम बालक जो होते हैं वो सामान्य बालक के साथ में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद इसका लाभ हो जाता है कि समावेशी शिक्षा के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है। तो हर एक बालक एक दूसरे बालक से भिन्न होता है, इसलिए समावेशी शिक्षा के कारण ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता को दूर कर सकते हैं। साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका लाभ हो जाता है कि समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है। तो कोई भी दीनहीन की भावना जो होती है उसे हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य, अक्षम बालक, विशिष्ट बालक सभी प्रकार के बालकों को समान रूप से लाभ दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लाभ आ जाता है कि समावेशी शिक्षा समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण हो जाती है। तो समायोजन का अगर हमें उदाहरण देना है तो इसमें समावेशी शिक्षा इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण है। विशिष्ट बालक। अब आते हैं समावेशी शिक्षा के महत्व पर। तो इसका महत्व बताया गया है कि समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता, समानता का विकास किया जाता है। तो जब सारे ही बालक एक ही स्थान पर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उन्हें जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनमें जो है समानता की, एकता की भावना का विकास होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है महत्व में कि जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसीलिए शिक्षा कम खर्चीली भी होती है, क्योंकि इसमें जब सामान्य और विशिष्ट दोनों वर्ग के बालक एक साथ शिक्षा लेते हैं तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। देन नेक्स्ट आ जाता है कि समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास होता है, उनके अंदर नैतिक विकास की भावना, सामाजिक विकास, आत्मसम्मान की भावना का विकास किया जाता है। जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हों, वहाँ प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित हो जाता है। तो ये एक प्राकृतिक वातावरण बनाता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के बालक को रखा जाता है। इसके बाद लास्ट आ जाता है कि यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। समायोजन की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत कौन से हैं? तो इसमें पहला सिद्धांत आ जाता है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। तो वातावरण पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। अब हम आते हैं समावेशी शिक्षा के प्रमुख समस्याओं का वर्णन करने पर, और समावेशी शिक्षा में बाधाएं कौन सी हैं उन्हें जानेंगे। तो इसमें सबसे पहली समस्या या बाधा आ जाती है कि शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी रहती है। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे शिक्षक को पूरी तरह से ट्रेन किया जाए, ताकि उन्हें सही रूप से पता हो कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी टीचिंग मेथड्स के यूज़ करने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। तो इसलिए यहाँ पे शिक्षकों में शिक्षण कौशल की कमी होती है, तो उसे जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू सही किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं समान बालक, अक्षम बालक सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि शिक्षक में उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में हर एक बालक रहता है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षक जो है यहाँ पे उसमें हर एक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने की योग्यता हो। उन्हें कक्षा के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, और साथ ही एक शिक्षक की में इतनी शिक्षण कौशल का विकास होना चाहिए कि विशिष्ट और सामान्य बालकों की समस्याओं को समझकर उनकी समस्या का समाधान कर सके। तो यह ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षक में इतनी कौशल होने चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो जो है विशिष्ट और सामान्य दोनों ही बालकों की समस्याओं को समझे और उनमें जो है उनका हल निकाले, उनकी समस्या का समाधान करे पूरी तरह से। इसके बाद दूसरी समस्या या बाधा आ जाती है कि सामाजिक मनोवृत्ति भी एक तरह से बाधा ही है।
हम जिस देश या समाज में रहते हैं, यहाँ के लोगों की सामाजिक मनोवृत्ति ही ऐसी है कि बालक अक्षम और विशिष्ट बालकों को नकारात्मक भाव से देखते हैं। तो हमारा समाज ही ऐसा है, उसकी मनोवृत्ति ही ऐसी है जो अक्षम बालकों को और विशिष्ट बालकों को नकारात्मक रूप से देखती है। उनके मन में उस बालक के प्रति पहले से ही नकारात्मक भावना बैठी हुई है। यह बालक आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो ऐसा मानते हैं। साथ ही उन्हें परिवार या माता पिता यूं ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे समाज की अवधारणा हो जाती है। उन्हें समाज से दूर रखते हैं, उन्हें शिक्षा देना भी उचित नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इनका जीवन तो शिक्षा के बिना भी हो जाएगा। और जो बालक आगे भी बढ़ना चाहते हैं, उनके मन में यह बात बिठा दी जाती है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से हमारा समाज ही उन्हें पीछे रखता है। इसलिए सामाजिक मनोवृत्ति का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट कि शारीरिक बाधाएं। तो शारीरिक बाधाएं भी कई तरीके की होती हैं। समावेशी शिक्षा की और एक बड़ी समस्या मानी जाती है कि बालक का शारीरिक रूप से अक्षम होना, बाधिर होना या फिर ऐसे बालकों को अधिगम में समस्या होती है। तो शारीरिक रूप से अगर बच्चा बाधित है तो उसे अधिगम में समस्या होती है कि उसे जो है शिक्षा में हर एक फेज में समस्या देखनी पड़ती है। वह किसी भी चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं और उन्हें सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जो है हर एक चीज़ को धीरे-धीरे सीखेंगे, इसलिए उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। पर उनके इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर करने के साथ सामान्य बालक जैसे कि व्यवहार, शिक्षा विधियाँ, प्रवृत्तियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे बालकों की मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए या उनके दिमाग में ये चीज़ ना आए, इसके लिए हमें उन्हें सामान्य बालक के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। फिर आते हैं हम पाठ्यक्रम पर। तो पाठ्यक्रम का मतलब हो जाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि इनका पाठ्यक्रम समावेशी शिक्षा के लिए जो बच्चे हैं उनका पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। सामान्य और विशिष्ट बालक या अक्षम बालक को देखते हुए तब उसके अनुरूप पाठ्यक्रम को डिसाइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है भाषा एवं संवाद में समस्या। तो जैसे कि हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे भी बालक होते हैं इसमें जो श्रवण, वाचन, लेखन, पठन में बहुत ही पीछे होते हैं। तो उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण भाषा को समझने एवं संवाद करने में उन्हें समस्या उत्पन्न होती है। इससे यह पता चलता है कि समावेशी शिक्षा इतनी आसान नहीं है। तो समावेशी शिक्षा कोई आसान नहीं है, ये एक जटिल शिक्षा है। इन समस्याओं का सामना सभी शिक्षक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक तरह का बच्चा शामिल होता है। इसके बाद लास्ट बाधा आ जाती है कि भारतीय शिक्षा नीतियों से बाधाएं। तो भारतीय शिक्षा नीति भी एक तरह से बाधा है। भारत में बहुत से ऐसी शिक्षा नीतियां हैं जो समावेशी शिक्षा के बीच रुकावट डालती हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं। शिक्षक या स्कूल उन नीतियों के दायरे में रहते हैं और समावेशी शिक्षा में समस्या उत्पन्न होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामाजिक समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक प्रक्षेप दिखाते हैं, क्या होता है इनके लिए। तो प्रतिभाशाली बालक सदैव होते हैं और उन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समावेशी शिक्षा नहीं दी जाती है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका तथा यूरोप में समावेशी शिक्षा के इतिहास की जड़ें मूल रूप से पाई जाने लगी। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में अमेरिका और यूरोप में समावेशी शिक्षा की जड़ें पाई गईं। फिर प्राचीन सभ्यता में यदि बात करें तो शारीरिक रूप से बालकों की हत्या कर दी जाती थी या
समाज उन्हें कलंक की दृष्टि से देखता था। लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले अपंग बालकों को स्वीकार न करने एवं शिक्षा के पृथकीकरण के संकेत मिलते थे। तो 19वीं शताब्दी में ऐसे संकेत मिलने लगे जिसमें अपंग बालकों को स्वीकार नहीं करना या फिर उन्हें शिक्षा से वंचित रखना, ऐसे संकेत पाए गए। फिर बताया गया है शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा का क्या उपयोग है। तो शिक्षा प्रणाली के प्रयोग को देखने के लिए हम जानते हैं कि बालकों को सुयोग्य नागरिक बनाने के संबंध में शिक्षकों को बालकों के संबंध में प्रवृत्ति, रुचि और इच्छाओं को ज्ञान प्राप्त करना एवं आवश्यक होना जरूरी हो जाता है। तो ये जानना जरूरी है, पहले बालकों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए पहले ये जानना चाहिए कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है, उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनकी इच्छाएँ क्या हैं। इसीलिए ज्ञान से वस्तुतः मनोवैज्ञानिक तथ्यों की खोज की प्रेरणा दी गई है। अतः पूर्व प्रचलित शिक्षा प्रणाली पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। तो पहले जो शिक्षा प्रणाली चलती थी वो अब पूरी रूप से परिवर्तित हो चुकी है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक का जन्म प्रायः 17वीं शताब्दी से हुआ है। आज़ादी से पहले जो है बताया गया है समावेशी शिक्षा के बारे में। तो इसका जो है पहला विशेष विद्यालय बहरे बच्चों के लिए था, जो मुंबई में 1883 में ईसाई मिशनरी ने बनाया था। फिर दूसरा आया अंधों के लिए, तो अंधों के लिए पहला स्कूल था 1887 में खोला गया था अमृतसर में। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है 1901 में अंधों और बहरों के लिए ये मैसूर में विद्यालय खोला गया। फिर 1906 में लाहौर में पहला सरकार विद्यालय था, ये सरकारी विद्यालय खोला गया था। इसके बाद बताया गया है शिक्षा आयोग के बारे में। शिक्षा आयोग 1948, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना गया और इनका फोकस था उच्च शिक्षा के ऊपर। इसमें 1952 में मुदालियर आयोग में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुद्रा माध्यमिक शिक्षा आयोग का ये विश्वविद्यालय था, संगठन था, आयोग था। 1964 से लेकर 66 में कोठारी कमीशन आया। इसके अध्यक्ष जो है प्राइमरी में काम करने के साथ साथ माध्यमिक में भी काम करते हैं। फिर 1986 में नई शिक्षा नीति आई और इसके बाद कोठारी कमीशन आया। कोठारी कमीशन 1994 से लेकर 1996 तक चला और शिक्षा आयोग द्वारा विशिष्ट बच्चों के लिए साधन के रूप में कोठारी कमीशन को लाया गया और उनके समायोजन को देखते हुए संभावित शिक्षा एवं उनके मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कई सारी ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई थी। इसमें विकलांग बच्चों को भी शामिल किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 1968 की थी ये। इसमें टेक्निकल एजुकेशन पे पूरी तरह से फोकस किया गया था। बाधित बच्चों व सामान्य बच्चों की शिक्षा एक साथ कराए जाने का सुझाव दिया गया था इसमें। एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं आवासीय सुविधा के साथ स्थापित की गई थी इसमें। फिर भारतीय सरकार ने अपंग व्यक्तियों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट संस्थाएं स्थापित की थी। अस्थि बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कलकत्ता में 1978 में स्थापित किया गया था। फिर दृष्टि बाधित के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में 1979 में स्थापित किया गया। इसके बाद श्रवण बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान मुंबई में 1983 में स्थापित किया गया और मानसिक बाधितों के लिए सिकंदराबाद में 1984 में स्थापित किया गया था। अब हम देखेंगे भारत में समावेशी शिक्षा को, तो इसमें पीडब्ल्यू एक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा 1992 के।
भारत में पुनरावास परिषद अधिनियम 1992 एवं संशोधन 2000 के अनुसार भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और यह अपने संवैधानिक रूप से 1993 में लागू किया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद को सरकार द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि निर्योग्य व्यक्तियों को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उनका क्रियान्वयन नियंत्रित करे। तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो था वो निर्योग्य व्यक्तियों की सुविधाओं को नियंत्रित करता था। पाठ्यक्रम को प्रभावित करें और पुनरावास तथा विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कर्मचारी पेशेवर काम करते हैं या कर रहे हैं उनका लेखा जोखा सेंट्रल रिहेबिलिटेशन के रूप में तैयार करें। इस अधिनियम के तहत उन लोगों के विरोध में ठोस कदम जो है उठाए जाएंगे जो बिना इस क्षेत्र में के शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण कर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे होंगे। तो इस तरह से उनके लिए कठिन कदम भी उठाए गए थे। भारतीय पुनर्वास परिषद अपने आप में एक सरकारी संस्था थी और इसे संसद द्वारा पारित अधिनियम से यह अधिकार प्राप्त था कि निर्योग्य वंचित तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले जो भी बालक होंगे उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम कोर्स बनाने के लिए उनके लिए कोर्स बनाए गए और उन्हें जो है नियंत्रित करे। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं। तो उद्देश्यों में सम्मिलित है कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिक कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों में शिक्षण तथा प्रशिक्षण के न्यूनतम मानसिक निर्धारित करना। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यवसायों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि देश में सभी संस्थानों में समान रूप से इन मानकों को विनियमित करना। देन नेक्स्ट है निरस्त व्यक्तियों में पुनरावास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। और नेक्स्ट था भारत एवं विदेश में क्रियान्वित संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आरटीई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो शिक्षा का अधिकार था ये जो पारित हुआ था 1 अप्रैल 2009 को संविधान में लागू किया गया। इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पास किया गया और इस अधिनियम के अनुसार 6 से लेकर 14 साल के जो भी आयु के बच्चे थे उन बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक की निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। ये हमारे मूल अधिकारों में आ गया था और सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानूनी रूप से लागू कर दिया था। इसके बाद आरटीई के मुख्य तत्व बताए गए हैं। तो इसके मुख्य तत्व में पहला आ जाता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार है ये। और प्रवेशवासियों बालकों जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है राज्य सरकारों तथा बंधनीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य और माता पिता तथा संरक्षक का कर्तव्य बालकों को मानसिक दंड तथा उत्पीड़न विद्यालय के मान तथा मानक अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति शिक्षकों की नियुक्तियां तथा सेवा संबंधित शर्तें। और लास्ट आ जाता है इसमें छात्र शिक्षक अनुपात।
इसके बाद फिर बताया गया है कि आरटीई एक्ट के प्रावधान क्या-क्या हैं। तो इसके प्रावधानों के बारे में पहला आ जाता है, आरटीई एक्ट के प्रावधान देखते हैं। तो इसमें पहला प्रावधान आ जाता है कि यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य हो जाता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और अनिवार्य प्रवेश उपस्थित प्रारंभिक शिक्षकों का पूरा करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बाध्य होता है। तथा निःशुल्क का तात्पर्य हो जाता है कि कोई भी बालक जो है प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने के लिए रोकने वाले फीस या अन्य खर्चों को अदा करने का उत्तरदायित्व नहीं करता है। देन सेकेंड आ जाता है इसके प्रावधान में कि यह गैर प्रवेश दिए बालकों के लिए उचित आयु में कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। और फिर नेक्स्ट प्रावधान आ जाता है कि यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा अभिभावकों के कर्तव्यों को तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रावधान समावेशी शिक्षा का कि यह अधिनियम राज्य अथवा जिले के लिए केवल औसत के बजाय प्रत्येक विद्यालय के लिए रखे जाने वाले छात्र एवं शिक्षक के अनुपात को सुनिश्चित करके शिक्षकों का नियुक्ति हेतु प्रावधान करता है। फिर नेक्स्ट इसी में आ जाता है कि इस प्रावधान के अंतर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए प्रावधान करता है और यह नियम संविधान के परिचापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है। अब हम आगे बात करेंगे सामाजिक रूप से वंचित बालक के बारे में। तो सामाजिक रूप से वंचित बालक का अर्थ हो जाता है कि किसी भी प्रकार का अभाव होना या फिर विहीन होना। जब किसी भी व्यक्ति को सुविधाओं से अलग कर दिया जाता है, उससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं को देना बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सदैव असंतुष्टि रहती है। वो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में अपने व्यक्तित्व का विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो वो अपने इन अभावों के कारण ही अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से एवं गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अतः इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहकर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को समाज में वंचित वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो जिन व्यक्तियों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, इन व्यक्तियों के जीवन यापन करने के लिए समाज में जो है इन्हें वंचित वर्ग के नाम से जाना जाता है। सामाजिक रूप से वंचित बालकों की आवश्यकताएं होती हैं। तो इन आवश्यकताओं में सम्मिलित होता है कि सामाजिक रूप से वंचित बालकों के लिए 3 उद्देश्यों ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि भाषा प्रशिक्षण तथा विश्लेषणात्मक सोच को शामिल किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट है इसमें कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी विभिन्न संरचनात्मक एवं प्रतिभाओं से अवगत होना चाहिए तथा उनमें तुलनात्मक जीवन की भावना विकसित की जानी चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रावधान क्या है इनके लिए। तो शैक्षिक प्रावधान में बताया गया है, फर्स्ट है आवासीय विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है वंचित बालकों के लिए वित्तीय सहायता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है कि विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है शिल्प शिक्षा और लास्ट आ जाता है इसी में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। यह सामाजिक असमानता का वह रूप होता है जिसके आधार पर मनुष्य के समीप आने वाले
के समीप आने देखने और स्पर्श मात्र की अपवित्र हो जाते हैं। परंपरागत भारत में ऐसे अहूत तथा अपेक्षित समझा जाता था। अंग्रेजों में इन्हें दलित वर्ग कहा। 1931 में जनगणना हुई थी तो उसमें जो है बताया गया ये चीज़। इस तरह से कुछ जो है सामाजिक कुरीतियाँ चली जा रही हैं जिनमें अपवित्र माना गया, उन्हें उन्हें अहूत माना गया, अपेक्षित समाज का माना गया और इन्हें दलित वर्ग के नाम से जाना गया अंग्रेजों के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने हरिजन नाम दिया और सरमन कमीशन तथा यद्यपि द्वारा 1931 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से इन लोगों को महात्मा गांधी ने हरिजन के नाम से जाना और सरमन कमीशन ने इसे 1931 में अनुसूचित जाति का नाम दिया और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जो थी वो विभिन्न नामों से जानी गई। इसके बाद D.N. मजूमदार के अनुसार एक डेफिनेशन में इन्हें डिफाइन किया गया है कि अस्पृश जातियों को वे होती हैं ये जो अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक नियोक्ताओं की शिकार हैं और इनमें से अनेक नियोक्ताओं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित एवं सामाजिक तौर पर लागू की जाती हैं। तो ये ऐसी जो है अस्पृश्य जातियां होती हैं जो अनेक प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक नियोक्ताओं का शिकार हो जाती हैं और इन नियोक्ताओं को उच्च जातियों के द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित किया जाता है और सामाजिक तौर पर लागू किया जाता है इन्हें। अनुसूचित जातियों की नियोक्ताएं इस तरह से हैं जिनमें सामाजिक नियोक्ताएं आती हैं, आर्थिक नियोक्ताएं आती हैं, धार्मिक नियोक्ताएं आती हैं और राजनीतिक नियोक्ताएं आती हैं। अनुसूचित जनजातियों के बारे में D.N. मजूमदार के अनुसार बताया गया कि एक जनजाति परिवार के समूह का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिनका एक निश्चित भूभाग होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं और इनकी एक मुख्य भाषा होती है और विवाह निश्चित निषेधों का पालन करते हैं और परस्पर आदान प्रदान तथा कर्तव्यों की पारस्परिक एक अच्छी तरह से जांच हुई है तथा व्यवस्था से जुड़े होती हैं। अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसमें पहली विशेषता आ जाती है कि परिवारों का संकलन होता है, क्षेत्रीय समूह रहती हैं और एक समान भाषा रहती है क्षेत्र की। इसमें मन विहीन विवाहित समूह होते हैं, एक समान संस्कृति होती है इनकी, एक ही कॉमन नेम होता है इनका और निषेध होता है, आर्थिक आत्मनिर्भरता रहती है और राजनैतिक इकाई होती है। अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक प्रावधान क्या क्या रहे हैं, तो इसमें पहला आ जाता है कि ऐसी सुनियोजित व्यवस्था करना और जांच की विधि स्थापित करना जिससे कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में पता चल सके और उनके बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और रोजगार प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उपचारात्मक पाठ्यचर्या की व्यवस्था करना। देन नेक्स्ट प्रावधान आ जाता है इसी में कि अनुसूचित जनजातियों में शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना। देन नेक्स्ट है इसी में कि अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नियम, भूहीन रोजगार करने के लिए गारंटी के कार्यक्रम के साधनों का उपयोग करना तथा आदिवासी इलाकों में प्राथमिक विद्यालय खुलने के काम को प्राथमिकता दी जाए तथा आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता होती है और अपनी पाठ्यक्रम
निर्माण तथा शिक्षण सामग्री प्रारंभिक अवस्था से आदिवासियों की व्यवस्था की जाए, अर्थात ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे प्रारंभिक भाषा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से प्राप्त कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पिछड़े बालक के बारे में। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे। इसमें वर्ड के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई जिसमें बताया गया कि पिछड़ा बालक वह होता है जो अपने विद्यालय के जीवन मध्य में अपने आयु स्तर के सामान्य कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है, तो उसे हम पिछड़े बालक के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे बालक हैं जो सामान्य कक्षा से एक निचले कक्षा के कार्य को करने के लिए असमर्थ रहते हैं। हॉल के अनुसार भी बताया गया पिछड़े बालकों को। तो इन्होंने बताया कि पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के अनुरूप होती हैं। पिछड़ेपन के प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें सामान्य प्रकार आते हैं पिछड़ेपन के और विशिष्ट पिछड़ापन आ जाता है। पिछड़ेपन के कारण के बारे में देखेंगे तो इसमें शारीरिक कारण आएंगे। पिछड़ेपन के लिए मानसिक कारण हैं, वातावरण संबंधी कारक आ जाते हैं, विद्यालय का प्रभाव आ जाता है और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है उसका प्रभाव आ जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान निर्देशन शैक्षिक प्रावधान में आ गया कि निर्देशन सेवाएं कैसी हैं, विशिष्ट विद्यालय कैसे हैं, विद्यालयी वातावरण कैसा है, अध्यापन विधियां कौन कौन सी हैं, फिर आ जाता है कि अभिप्रेरणा कैसी है, फिर कक्षा का आकार क्या है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अक्षमता के प्रकार कितने हैं। तो अक्षमता के लिए दृष्टि अक्षमता पहले आ जाती है। इसमें दृष्टि अक्षमता को 1961 में अमेरिकन फाउंडेशन ने दृष्टि अक्षमता तथा अल्पदृष्टि को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया था। तो इसमें बताया गया कि ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/200 स्नेल हो तथा नेत्रहीन समझे जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि समंजन क्षमता 20/70 स्नेल तथा 20/200 स्नेल के बीच हो, इन्हें कम दिखता है। बच्चों की शिक्षा के बारे में फिर बताया गया इन बच्चों में कि इन्हें कक्षा की अगली लाइन में बिठाया जाना चाहिए और एक कक्षा में उचित रोशनी का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि आंशिक दृष्टि वाले बच्चों को पुस्तकें जो हैं वो मोटे अक्षरों की होनी चाहिए इनके लिए, तथा बच्चों को पढ़ने में के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास दिए जाने चाहिए तथा हाइब्रिल लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट प्रकार आ जाता है इसमें श्रवण अक्षमता। श्रवण अक्षमता का मतलब है कि श्रवण शक्ति मौखिक, संवेदनात्मक, अधिगम, मानसिक विकास तथा भाषा विकास का प्रत्येक सशक्त साधन है तथा श्रवण अक्षमता को दो प्रकार से विभाजित किया गया। पूर्णतया बाधित, तो पूर्णतया बाधित वो होंगे जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। फिर आ जाते हैं अल्प श्रवण वाले बच्चे जिन्हें थोड़ा बहुत सुनाई देगा। फिर थर्ड आ जाते हैं इसमें मानसिक मंदता वाले बच्चे। तो मानसिक मंदता का मतलब है कि इनकी जो है बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों से कम होगी, बौद्धिक शक्तियाँ इनकी सामान्य बच्चों से कम होंगी। फिर इनके विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान बताए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गामक अक्षमता। गामक अक्षमता का मतलब है कि गामक अक्षमता में जो शारीरिक क्षति होती है वह प्रायः कंकाल तंत्र से संबंधित रहती है इसमें। और गामक अक्षमता निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है जैसे कि स्नायुतांत्रिक क्षति, मांसपेशीय तथा एवं हड्डी से संबंधित क्षति, जन्मजात विकृति, सामान्य कमी, मादक पदार्थ या फिर विष के प्रभाव, दवा आदि के कारण उत्पन्न क्षति।
तो इसमें कोई भी आ सकती है। फिर इन बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। देन नेक्स्ट अधिगम अक्षमता आ जाती है। तो अधिगम अक्षमता का मतलब है कि कोई भी अक्षमता जिसकी वजह से बच्चा लर्निंग नहीं कर पा रहा है। तो अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को यद्यपि बौद्धिक अक्षमता प्राप्त हो जाती है या फिर ये वे कौशल से पिछड़े रहते हैं जिनके शैक्षिक विकास के लिए पढ़ना लिखना स्पष्ट उच्चारण करना या गणितीय कौशल करना ये सब आवश्यक होते हैं और इनकी मानसिक मस्तिष्कीय क्षमता एवं वास्तविक निष्पादन में बहुत अंतर दिखलाई देता है। अधिक अक्षमता के कारणों की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है और किसी एक कारण या एक से अधिक कारणों से भी हो सकता है जो जन्म से पूर्व या जन्म के बाद भी हो सकता है। इस प्रकार से अब देख लेते हैं कि अधिगम अक्षमता के प्रकार कितने हैं। तो इसमें पहला प्रकार आ जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब है कि इसमें पढ़ने और लिखने से संबंधित समस्या होती है। फिर डिस्ग्राफिया आ जाता है। तो डिस्ग्राफिया का मतलब हो जाता है कि ये अक्षरों को पहचानने से संबंधित गलती होती है, इसमें लिखने से संबंधित गलती होती है जिसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया का मतलब है कि कैलकुलेशन से संबंधित, गणना से संबंधित, मैथ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आएगी वो डिसकैल्कुलिया में आएगी। फिर इन बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में बताया गया है। देन हम देख लेते हैं कि क्या किस कौन से बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बताया गया कि दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं उनके लिए कौन सी सहायक तकनीक की हो सकती है। तो इसमें ब्रेल के बारे में बताया गया। ब्रेल ये आपको दिखाई गई है, ऐसे ब्रेल होती है तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ज़रूरी रहती है जो दाईं से बाईं ओर के बिंदुओं को उभार लाती है। तो इस तरह से ब्रेल लिखी जाती है इस टूल की सहायता से। ये है इसका टूल। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें अबेकस। तो ये है अबेकस जो इन बच्चों को, ये है अबेकस तो इन बच्चों को ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये मैथ्स के कैलकुलेशन में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम इस तरह से दिखाई देता है। तो टेलर फ्रेम गणना के लिए ही जो है यूज़ किया जाता है इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ब्रिल। तो ब्रिल का भी यूज़ किया जाता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ये उभार रहता है तो वो जो है दृष्टिबाधित बच्चे टच करके उसे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसी में डिजी प्लेयर्स भी यूज़ होते हैं। देन स्क्रीन रीडर्स भी आते हैं, लेज़र केन आते हैं और इसी में रीडिंग स्टैंड आ जाता है, राइटिंग गाइड आता है, मैग्नीफायर इसी में आ जाता है। देन टेलीस्कोप आता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सीसीटीवी भी इसी में आता है, स्क्रीन मैग्नीफायर आता है, डॉक्यूमेंट रीडर भी इसी में आ जाता है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि श्रवण बाधित या वाचन अक्षमता वाले विशिष्ट तकनीकी कौन सी होती है। तो इसमें फर्स्ट है एफएम सिस्टम आ जाता है, इसमें पर्सनल एम्पलीफायर्स आते हैं, हियरिंग एड भी इसी में आ जाता है। इसके बाद गामक विकलांगता संबंधित सहायक तकनीकी के बारे में बताया गया। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है व्हील चेयर्स इसमें आती हैं, देन जॉयस्टिक आ जाता है, बोल्ड मार्कर्स भी इसी में आएंगे। इसके बाद बौद्धिक अक्षमता के लिए सहायक तकनीकी बताई गई है। तो इसमें वीडियो मॉडलिंग आएगा, प्रॉम्प्टिंग टूल्स आ जाएंगे, देन संवेदी विकलांगता से प्रभावित बच्चे के बारे में बताया गया है। तो इनके दो प्रकार हो जाते हैं, दृष्टि विकलांगता से प्रभावित बच्चे एवं श्रवण विकलांगता से प्रभावित बच्चे इसी में आते हैं। दृष्टि बाधिता से मतलब है कि इनमें जो है देखने से संबंधित प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से रेटिना का पूरा डायग्राम दिखाया गया है
और उसके बारे में बताया गया है कि कौन सी वजह से दृष्टि बाधित बच्चे हो जाते हैं, इनके बीच में रीज़न क्या है। इसी में जन्मजात दृष्टिबाधिता के बारे में बताया गया, आकस्मिक दृष्टिबाधिता के बारे में बताया गया, अल्प दृष्टिबाधिता के बारे में बताया गया और पूर्ण दृष्टिबाधिता के बारे में बताया गया। प्रकार के आधार में इसमें चालकीय श्रवण दोष आ जाता है और संवेदनिक श्रवण दोष भी इसी में आता है। फिर इसके आकलन के प्रकार देखें हम तो इसमें स्वास्थ्य आकलन आ जाता है, शिक्षा आकलन आता है और व्यावसायिक आकलन आ जाता है, जिसमें क्रॉस मोटर क्रियाकलाप मापक उपकरण यूज़ किए जाते हैं और मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम उपकरण यूज़ किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि शिक्षण के दौरान उपयोग की जाने वाली मुख्य शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स के बारे में देखेंगे। इसमें पहला टीचिंग मेथड हो जाता है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड जिसको कहते हैं। व्याख्यान विधि का मतलब हो जाता है कि इसमें टीचर लेक्चर देता है तो इसमें टीचर एक्टिव रहेगा और स्टूडेंट जो होंगे वो सिर्फ टीचर की बातों को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, तो इसमें स्टूडेंट का रोल पैसिव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट विधि आ जाती है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का मतलब है कि इसमें बच्चों को करके दिखाया जाएगा, जो भी उन्हें शिक्षण दिया जाएगा वो पूरी तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन पे बेस्ड रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब हो जाएगा कि इसमें जो टीचर क्वेश्चन करेगा, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षक के द्वारा, उनका जो है स्टूडेंट यहाँ पे आंसर करेंगे। तो ये जो है प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। देन नेक्स्ट आ जाती है निगमन विधि। आगमन विधि आती है पहले। तो आगमन विधि का प्रयोग राजनीति के गुरु एवं जनक अरस्तु के द्वारा किया गया था और आगमन विधि में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने या प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व छात्रों में मध्य पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो इसमें बच्चे को पहले से पता होता है वहाँ से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक हम पहुँचते हैं। तो ये जो मेथड होता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन सी सपोर्टिव सर्विसेज चलाई गई हैं। जिसमें पहली सपोर्टिव सर्विस आ जाती है व्यवसायिक चिकित्सक की, जिसको ओटी कहते हैं। तो ये स्वास्थ्य देखभाल के पेशेवर होते हैं जो व्यवसायिक चिकित्सा तथा व्यवसायिक ज्ञान से विशेषज्ञता रखते हैं और ओटी तथा व्यवसायिक चिकित्सा सहायक ओटीए वैज्ञानिक आधारों एवं एक समग्र परिप्रेक्ष्य का उपयोग किसी व्यक्ति की अपनी दैनिक दिनचर्या एवं भूमिकाओं को पूरा करने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है एवं शारीरिक तथा शारीरिक अवधारणाओं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर आधारित शिक्षा से प्राप्त मानव कामकाज के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलुओं में ओटी के पास अपार प्रशिक्षण होता है। ओटी विभिन्न क्षेत्रों के काम करते हैं, जैसे कि बाल रोग और हड्डी रोग, तंत्रिका विज्ञान रोग और कम दृष्टि चिकित्सा, शारीरिक पुनरावास, मानसिक स्वास्थ्य सहायक प्रौद्योगिकी, इस तरह से शामिल होते हैं इसमें। इसके बाद हस्त चिकित्सा आ जाती है। हस्त चिकित्सा का मतलब है कि व्यवसायिक चिकित्सा भी उन रोगियों के पुनरावास तथा पुनर्प्राप्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाती है जिसके हाथ और ऊपरी या निचले छोर के चोट होती है। तो वे सबसे अच्छा ग्राहक केंद्रीय पुनरावास कार्यक्रम प्रदान करने में हाथ तथा हड्डी रोग सर्जन तथा रोग के नियोक्ता या केस मैनेजर के संपर्क
के साथ संपर्क करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भौतिक चिकित्सा। भौतिक चिकित्सा का मतलब है कि व्यायाम में के जरिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखना, और चिकित्सा की विद्या शारीरिक चिकित्सा तथा फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी के नाम से, पीटी के नाम से ये जानी जाती है, और वास्तव में यह शारीरिक क्रिया चिकित्सा के नाम से जानी जाती है। विशेषज्ञता क्षेत्र इसमें बताया गया है फिर, जिसमें सम्मिलित है हृदय फुस्फीशिया, जिसको कार्डियोपल्मोनरी कहते हैं। दिन जरा चिकित्सा इसी में आ जाता है। फिर इसी में स्नायु संबंधी चिकित्सा भी आती है। देन नेक्स्ट आ जाता है अस्थि रोग। देन इसी में लास्ट आ जाता है बाल रोग चिकित्सा, और लास्ट है अध्यावरणीय। थैंक यू एवरीवन, ये सीरीज हमारी यहीं पे एंड होती है।